चलिए वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझते हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन को। ये बात आप पहले समझ चुके हैं जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शन में S सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताता है। N जो है वह न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक को बताता है, और ये जो 1 है वह बताता है कि केवल एक स्पेसीज इन्वॉल्व हुआ है स्लो एलिमेंट्री स्टेप में। इसी को ना हम मोलिकुलरिटी के टर्म में समझा दिए हैं कि मोलिकुलरिटी 1 होता है। पूरा का पूरा नाम इसी का हो जाता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो कंपाउंड आपके सामने है उस कंपाउंड को थोड़ा आप ध्यान से देखिए। पहले आप इसको पहचानना जानिए कि ये है क्या वास्तव में, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें। देखो यहाँ ये CH3 है, ऊपर ये वाला कार्बन है ना, ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन या क्लोरीन या कुछ भी है, हेलोजन है ये। हेलोजन और कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की कम और हाइड्रोजन की अधिक होती है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और इस पर पार्शियल निगेटिव। यहाँ निगेटिव दिखाया नहीं है, आगे अपना दिखाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है CH3CH2Cl। इसी को हम बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्योंकि हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह कार्बन 1 डिग्री का। तो ये जो मॉलिक्यूल था उसको आप समझ चुके हैं। अब आगे देखिए। अब देखिए कंपाउंड आपके सामने जो दिया गया है, यह कंपाउंड पूरी तरह बदला हुआ है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कंपाउंड कैसे बदल गया है? ये कार्बन है, ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री का कार्बन हो गया ना ये, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ये है CH3 C HHH CH3 C, ये C है HHH CH3 C HHH CH3, मतलब C के साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ है और एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस कार्बन में जो ग्रुप लगा हुआ है वह बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है बगल से? तो जब बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो SN2 का केस तो ये कभी नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि SN2 के केस में हमेशा बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक तो तब ना होगा जब न्यूक्लियोफाइल इस केंद्रीय परमाणु तक अपनी पहुंच बना सके, और ये तब संभव है जब पीछे में छोटा छोटा ग्रुप हो। नहीं तो बड़ा बड़ा ग्रुप होगा तो OH को या किसी न्यूक्लियोफाइल को पीछे जाने ही नहीं देगा, कार्बन तक पहुंचने ही नहीं देगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। अब यही बात बोर्ड पर देखो लिखेगा नीचे में इंग्लिश में। देखिए लिखा हुआ है कि द बल्की एल्काइल ग्रुप्स। बल्की एल्काइल ग्रुप्स का मतलब होता है वह एल्काइल ग्रुप जो बड़ा होता है। बल्की का मतलब बड़ा होता है। डू नॉट अलाउ अटैकिंग स्पेसीज टू अप्रोच द सेंट्रल कार्बन एटम। ये जो बल्की एल्काइल ग्रुप एटम होता है यह अलाउ नहीं करता है अटैकिंग स्पेसीज को किस पर, सेंट्रल एटम पर, कि वो अटैक कर सके, क्योंकि बल्की ग्रुप रहेगा तो पीछे से जगह उसको वो देगा ही नहीं, और जगह देगा नहीं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस केस में कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं हो सकता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SN1 ही होगा। इससे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसमें SN2 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें CH3 के साथ CH2 उसके बाद Cl था, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब छोटा ग्रुप लगा हुआ है। छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो बैक साइड अटैक पॉसिबल है, लेकिन यहां पर वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब इसी को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है कि ये तो एटम जैसे उस समय दिखाया था, तो वहां पर क्या था कि सिर्फ एटम के छोटा फॉर्म को दिखाया था, बॉन्ड को दिखाया था, ताकि आप चीज़ों को ढंग से समझ सकें। ये जो इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है ये सब जो गोला, एक्चुअल में वास्तव में ये रियल फिगर है जब कोई एटम एक दूसरे एटम के साथ आपस में
जुड़ा हुआ रहता है, टच में रहता है। देखिए आगे। यहाँ पर कहता है कि कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड ए हाइड्रोक्साइड आयन। एक रिएक्टेंट ये लिया गया है, ये। अब ये जो भी रिएक्टेंट है, ये एक्चुअल में 3 डिग्री, सुनिए, एक्चुअल में यह जो है वह टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड है। टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड, ये कॉमन नाम सिस्टम में हम बोल दिए। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है ना, 2 मिथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन, यह आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम है। अब इसमें कहता है क्या कि ये वाला जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड जो है, वह रिएक्शन करता है, मान लीजिए, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन करता है। कौन? ये बड़ा मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या क्या होना है, इसी को देखेंगे हम लोग। अब आप थोड़ा इस सिचुएशन को समझ लीजिए। देखो, ये एक रिएक्टेंट है, यहाँ CH3 है, एक CH3 सामने दिख रहा है आपको, और एक CH3 इस कार्बन के पीछे है जो अभी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो आगे रिएक्शन जब करेगा तो अपने आप दिख जाएगा। और ये लगा हुआ क्या है इससे? हेलोजन। इसी से रिएक्शन करेगा OH माइनस। और हम चूंकि SN1 पाथवे समझ रहे हैं, SN1 में क्या होता था, पहले लिविंग ग्रुप निकल जाता था, कार्बोकेटायन का निर्माण होता था पहला स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में न जाके ये OH माइनस अपना कारनामा करता था। तो अभी OH माइनस का कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये जो येलो से दिखाया है, एक्चुअल में ये रिएक्टेंट है। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट पर, तो जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये इंथैल्पी को बताया है, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी से है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, एनर्जी हम इसको देंगे। यहाँ पर देखो, जैसे जैसे इसका हम एनर्जी अपनी तरफ से देंगे, या फिर यह रिएक्शन या यह रिएक्टेंट जिस तरह से भी इन्वायरमेंट से एनर्जी को गेन करे, एनर्जी गेन होने के बाद ही रिएक्शन होगा, जब तक कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में एनर्जी मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर यही चीज चल रहा है। अब ये धीरे धीरे चढ़ना शुरू करेगा, और ये तब ऊपर चढ़ेगा जब हम इसको एनर्जी देंगे। तो आप गौर कीजिएगा, अभी अभी हम बता देते हैं, वीडियो जब चल रहा हो तो 2-3 चीज पर आपको गौर करना है। एक, ये ऊपर चढ़ रहा होगा, आप देखिएगा जब ये ऊपर चढ़ रहा है तो ये भी देखिएगा ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और इस समय इस दोनों पर गौर करते हुए आप इस पर ध्यान दीजिएगा, इस बॉन्ड पर। होगा क्या कि जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे ये बॉन्ड कमजोर पड़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब कार्बन और इसका बॉन्ड टूट जाएगा। टूट नहीं जाएगा, पहले वो ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, मतलब टूटने टूटने पर होगा, और टूट जाएगा तब बना देगा वो कार्बोकेटायन। इसी को हम TS1 कहते थे, इसको TS2, और इसको कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा। जब ये चीज यहाँ पर आ चुका होगा, तो वहां पर आप देखिएगा ब्रोमीन या क्लोरीन हेलोजन जो भी है वो निकल गया होगा, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव से कंप्लीट फुल्ली पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का निर्माण हो चुका होगा, और एक स्टेप समाप्त हो चुका होगा। फिर सेकेंड स्टेप में वो H माइनस आके अपना कारनामा करेगा। एक और बात का ध्यान रखना है आपको, यहां पर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है, एक CH3 के साथ, दूसरा CH3 के साथ, और एक पीछे में जो CH3 है सो 3, और एक ब्रोमीन क्लोरीन जो भी है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हो जाएगा उसका sp3 विथ 0 लोन पेयर, तो सेफ हो जाएगा उसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में वो घुमा हुआ जैसे रहेगा, टेट्राहेड्रल में सब कोना वोना करके हुआ उड़ाता है, लेकिन यही जब मतलब कॉर्नर बनाए हुए रहता है, वो आप देखिएगा स्ट्रक्चर, आप पहले से भी टेट्राहेड्रल जानते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। लेकिन जब ये फुल्ली टूट जाएगा एक बॉन्ड, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, तो वो कॉर्नर लिए हुए नहीं होगा, फिर वो एक प्लेनर से बना देगा, जिसको हम ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे, एक ट्रायंगल टाइप का वो बना देगा। उस समय आप देखिएगा कि समान दूरी पर CH3 कोना में फैला हुआ 120 120 120 पर। अब इन सब बातों को गौर कीजिए। हम वहां जा रहे हैं, कर्सर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारे कर्सर पर जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा।
आप गौर कर रहे हैं कि ये ऊपर चढ़ना शुरू किया, ये एनर्जी हम दे रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में, और इस दोनों के साथ साथ एक आध नज़र इधर भी डाल दीजिए। ये धीरे धीरे बॉन्ड टूटना शुरू किया है और ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। अब देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब यह बॉन्ड ऑलमोस्ट अब टूटने पर है, अब बर्दाश्त की सीमा को पार कर चुका है, अब वो हट जाएगा वहां से। और जैसे ही वहां से हटेगा ये रीअरेंज करके sp3 से आ जाएगा sp2 में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का निर्माण करेगा। देखिए उसको, आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि ये बॉन्ड टूट चुका है, और बॉन्ड जैसे ही टूटा तो अब इसको एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, अब यह अपनी एनर्जी को घटा रहा है। और घटाने के दौरान ये बॉन्ड पर थोड़ा गौर करना, ये धीरे धीरे जो घूमा हुआ था ये अब सीधा हो रहा होगा। देखिएगा इस बॉन्ड को थोड़ा गौर कीजिए। अब देखो, अब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आ गया। अभी आपको नहीं लग रहा होगा ट्राइगोनल प्लेनर, अगले ही क्षण इसको जब घुमाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं आप कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में आया हुआ है। ये तो कार्बोकेटाइन, ये कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बन गया, और इसी को ना आप इंटरमीडिएट कहते हैं। एक्चुअल में अभी रिएक्शन यहां तक पहुंचा है, इंटरमीडिएट तक। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अगला स्टेप में क्या होगा कि इस कार्बोकेटाइन पर OH माइनस अगल बगल कहीं से आके अटैक करेगा और कार्बन और O के बीच बॉन्ड बनेगा। अटैक करेगा तो इंस्टेंटली एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, जो कि इतना होगा, और बढ़ के फिर जब वो जुड़ने लगेगा तो जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे फाइनल प्रोडक्ट, जब पूरा का पूरा जुड़ जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन खत्म हो गया। 2 स्टेप का रिएक्शन था, पहला स्टेप में टूटने वाला काम हुआ, दूसरा स्टेप में जोड़ने वाला काम हुआ, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ। देखिए उसको, अब देखिए सेकेंड स्टेप पर काम शुरू हो चुका है। सेकेंड स्टेप में देखो यहां पर OH माइनस आ चुका है बगल से, यही ना OH माइनस है, OH माइनस, इसी को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। यही माइनस इस प्लस से जुड़ेगा, और जब ये जुड़ जाएगा ना तो फिर ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रह जाएगा, फिर चार बॉन्ड बन जाएगा और शेप चला जाएगा किसमें? टेट्राहेड्रल में, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 विद 0 लोन पेयर। अब आप गौर कीजिए, ट्रांजिशन स्टेट को पार करता हुआ यह नीचे आ रहा है, मतलब अब यह जुड़ने की स्थिति में है, और जब वो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा तो उसी को हम फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। आप गौर कर रहे हैं यहां पर जुड़ रहा है ना बॉन्ड, और जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनाया तो वह पूरी तरह से जुड़ चुका है। और आप एक बार फिर से देखिए, फिर ये टेट्राहेड्रल में भाग गया। देखिए तो क्या है ये टेट्राहेड्रल में? हो सकता है कि कुछ लोग इमेज नहीं कर पा रहे हो, इतना करने के बाद भी अब आप इमेज नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए आप बहुत मानसिक स्तर पर डल हैं, फिर बहुत मुश्किल है समझा पाना साइंस। अब देखो ये जो अब जो ग्राफ तुमको बता रहा है, जो चीज तुम्हारे सामने आ रहा है, यह चीज एकदम फ्रेश तरीके से बताएगा कि ये रिएक्टेंट जब रिएक्शन कोऑर्डिनेट पर आगे बढ़ रहा होगा तो किस स्थान पर रिएक्टेंट है, उस स्थान पर एनर्जी क्या है, और उस एनर्जी पर हर एक बॉन्ड का सिचुएशन क्या है, कौन टूट रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन अलग होने के कगार पर है, कौन अलग हो गया, कौन जुड़ना चाह रहा है, कौन जुड़ गया, कौन जुड़ने के कगार पर है, वो सब बात तुमको ये बात बतला देगा। अब इसको थोड़ा गौर से देखो। अब देखिए वो छोटा मॉलिक्यूल के रूप में दिखा रहा है ना, अभी यह फुल्ली रिएक्टेंट के रूप में है, अभी यह बिल्कुल रिएक्टेंट के रूप में है। अब यह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो देखिए अब क्या होता है। कहां पर आके हम रोकते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट पर, जहां पर यह टूटने के कगार पर है। एनर्जी बढ़ रहा है तो वो भी अपना टूट रहा है। ट्रांजिशन स्टेट पर देखो ये टूट गया, ये अब टूट के वो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब देखो कार्बोकेटाइन बना तो पहले अपने आप को ये रीअरेंज कर लेगा ट्राइगोनल में, चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो चुका है। देखिए चेंज कर लिया। अब यहां से OH माइनस आएगा, और इस तरह से वह SN1 रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट था उसका निर्माण
कर दिया। यही था SN1 रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप उम्मीद करते हैं कि अब हम दोबारा कुछ बोलने वाले हैं तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं। अब हम आपको सिर्फ बताएंगे SN2 और उसके बाद फिर आगे का जो बात है वो। SN2 रिएक्शन पर यहाँ काम होना है, फिर वही सब बात है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, दो स्पेसीज इन्वॉल्व होगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी जो बोर्ड पर बातें लिखी गई है वह सब बात आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसीलिए अब हम इस पर ज़्यादा वर्क करने वाले नहीं हैं। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, यहाँ पर जो रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल चुना है, न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस है ना यहाँ, और ये देखिए CH3 है, ये CH2 और ये Cl। ये जो CH2 है इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, तो छोटा छोटा ग्रुप है ना। इस हेलोजन के ठीक पीछे में यहाँ पर तो काफ़ी जगह है जहाँ से ये OH माइनस चुपके से आके अटैक करेगा, Cl माइनस को बाहर निकालेगा और OH माइनस वहाँ पर जुड़ जाएगा। और बाहर निकलने वाला काम और जुड़ने वाला काम दोनों इस रिएक्शन में एक साथ होगा। देखिए कैसे ये हेलोजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पर आके अटैक कर सकता है। इसी वजह से OH माइनस ये जो है ये इस कार्बन पर अटैक करता है। देखिए कैसे। तुम कुछ गौर कर रहे हो, हाइड्रोक्साइड आयन जो अटैक करने के लिए गया वो कौन सा पोजीशन चुना है, ठीक हेलोजन के पीछे। अब आप गौर कीजिए, ये रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेगा ऊपर, तो जैसे जैसे हम इसको एनर्जी देते जाएंगे ये रिएक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटना शुरू कर देगा, ये बॉन्ड बनना शुरू कर देगा। एक स्थिति ऐसा आएगा जब यह टूटने टूटने पर होगा और यह जुड़ने जुड़ने पर होगा, वह ट्रांजिशन स्टेट का फेज होगा। और अगले ही स्टेप में जब हम रिएक्शन को और आगे बढ़ाएंगे तो यह टूट चुका होगा और यह ऑलमोस्ट जब बन जाएगा तो फाइनली प्रोडक्ट हम कह देंगे उसको। ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा के रोक दिया है, वही चीज ना दिखाया गया जो कल आपको हम फिगर में दिखा रहे थे। आप एक चीज देखते हैं, एकदम एग्जैक्ट बैक साइड अटैक किया है, Cl के बिल्कुल पीछे से, चूंकि एकदम एग्जैक्ट अपोजिट पर ही ना वो छोटा वाला लोब रहता है। क्या फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। अब इसी बात को देखो फिर से उसी ग्राफ पर साथ ही साथ दिखाएगा कि कैसे कैसे एनर्जी डायग्राम में वो गया है। दोनों साथ साथ देखो चल रहा है, एक तरफ जुड़ने वाला काम एक तरफ टूटने वाला काम। यही ना आपका फाइनल प्रोडक्ट है। उम्मीद करें कि आप समझ गए SN1 SN2 को। अब इसमें बचा हुआ है बस इसका अंतर, SN1 और SN2 में क्या अंतर है, अब बस यही बचा हुआ है। तो सबसे पहले अब हम इसको लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। हेडिंग डाल चुके हैं आप लोग।
लिखो SN1 तथा SN2 में अंतर। SN1 तथा SN2 में अंतर। सात से आठ लाइन को कवर करना है, बीचों बीच लाइन खींचिए। ज्यादा लाइन अब एक आध पेज में, दो पेज में नहीं खींच देना, या अंतर ही भर दिन देखते रहेंगे। लिखिए तो, एक तरफ लिखिए SN1, पहले लिखिए SN1, बाद में लिखिए SN2, मतलब दूसरी तरफ लिखिए। यह अभिक्रिया एक पद में समाप्त होती है, ओ सॉरी, यह अभिक्रिया दो पद में समाप्त होती है SN1 में। यह अभिक्रिया दो पद में समाप्त होती है। उधर पहला नंबर में लिखिएगा, यह अभिक्रिया केवल एक पद में समाप्त होती है। कोई खांसी नहीं करेगा। दूसरा लिखिए, लिखेंगे इसमें कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसमें? SN1 में। इसमें कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण होता है। इसमें कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण होता है। उसमें लिखिए, इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। अब सुनिए, कार्बोधनायन अभिक्रिया मध्यवर्ती बना है यदि, तो पुनर्विन्यास संभव है। कार्बोधनायन में पुनर्विन्यास होता है ना, जैसे कोई 1 डिग्री में है और 2 डिग्री में बदलने का चांस है, तो मे भी वह बदल सकता है। लेकिन मान लीजिए 1 डिग्री है और बदलने के बाद में भी 1 डिग्री में रह जाए, तो वहां पर बदलने का कोई चांस नहीं है। मतलब यह है कि इसमें पुनर्विन्यास हो भी सकता है, पुनर्विन्यास नहीं भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास संभव है, और वहां पर तो पुनर्विन्यास कभी नहीं होगा, चूंकि कार्बोकेटायन ही नहीं बनता है। लिखेंगे, इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास हो सकता है। किसमें? SN1 में। इस अभिक्रिया में कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास हो सकता है। उधर लिखिए, इसमें पुनर्विन्यास कभी भी संभव नहीं है। इसमें पुनर्विन्यास कभी भी संभव नहीं है। आगे कौन नंबर होगा? 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, सुनिए। वो जो SN1 अभिक्रिया था, उसमें अभिक्रिया का दर केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसमें केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर और अभिकारक दोनों पर निर्भर करता है। उसमें सिर्फ Cl पर निर्भर किया था, न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं किया था, क्योंकि स्लो एलिमेंट्री स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई नामो निशान नहीं था, वो तो सेकेंड स्टेप में आया था ना। लिखेंगे चौथा नंबर, इस अभिक्रिया का वेग केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इस अभिक्रिया का वेग केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है।
उसमें लिखिए इस अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इस अभिक्रिया का वेग केंद्रक स्नेही के सांद्रण पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और ये लास्ट डिफरेंस अब होगा, लिखा है क्या लास्ट डिफरेंस? याद कीजिए SN1 जो है वह एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और SN2 जो है वह द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। लिखिए यह SN1 में लास्ट लिखिए, यह प्रथम कोटि की एक अणुक अभिक्रिया है। यह प्रथम कोटि की एक अणुक अभिक्रिया है। यह प्रथम कोटि की एक अणुक अभिक्रिया है, उसमें लिखिए यह द्वितीय, हाँ यह द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रिया है। यह द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रिया, इधर आओ, इसको जो ऑफिस में रखो तो सधेगा ना, गिरावड़ा मत देना नहीं तो रुपया ले लेंगे। यह द्वितीय कोटि की द्विअणुक अभिक्रिया है। हो गया, हेडिंग डालेंगे प्रेरणिक प्रभाव। ये जो प्रभाव है ना, प्रेरणा देने वाला प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव। हाँ सही बता रहे हैं, प्रेरणा देने वाला प्रभाव। देखो ना हम बताते हैं ना कैसे प्रेरणा देने वाला प्रभाव। वहां एक पेन का ढक्कन है, उसको रखिए उसके नीचे में। और रख कर जो आजमाइश कर रहे हैं, लिखिए हेडिंग हो गया प्रेरणिक प्रभाव। लिखिए किसी अणु या आयन में, नीचे एरो दीजिए और लिखिए किसी अणु या आयन में, किसी अणु या आयन में सहसंयोजन बंधन के, सहसंयोजन बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म, सहसंयोजन बंधन के इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी विस्थापन, इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थायी विस्थापन का अस्थायी विस्थापन अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होने का अस्थायी विस्थापन अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु, अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होने से, अधिक वैद्युत ऋणात्मक परमाणु की तरफ होने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे, उसे उसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। उसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। लिख लिया क्या? चलो देखो अब यहां समझो, लिखना उखना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ। समझाना शुरू करें क्या? ये कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन में कौन अधिक वैद्युत ऋणात्मक होता है? क्लोरीन कार्बन से अधिक होता है। इस वजह से ये जो आबंधित इलेक्ट्रॉन है
यह शिफ्ट कर जाता है किसके तरफ? क्लोरीन के तरफ, जिस वजह से इस पर आवेश उत्पन्न होता है पार्शियल निगेटिव, और इस पर आवेश उत्पन्न होता है पार्शियल पॉजिटिव। क्या इस बात को आप सब समझ रहे हैं? चलो देखो यहां अब, ठीक है। अब देखो यहां, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां कार्बन और कार्बन के बीच की जो वैद्युत ऋणात्मकता है वह आपस में बराबर है। लेकिन फिर भी इस कार्बन और इस कार्बन में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? यह कार्बन इस क्लोरीन को जोड़े हुए है जो इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर भाग रहा है। ऐसी स्थिति में यह कार्बन यह महसूस कर रहा है कि उसका जो अपना इलेक्ट्रॉन है उस पर भी उसका पूरा अधिकार नहीं हो पा रहा है, और वह इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींच लेगा, क्या उतना खींच पाएगा ये कार्बन? ये कार्बन जितना क्लोरीन खींच पाता है उतना ये कार्बन नहीं खींच पाता है, लेकिन फिर भी इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर देता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ना रहकर हल्का शिफ्ट कर गया है किसके तरफ? कार्बन के तरफ। और ऐसी स्थिति में इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और जितना ज़्यादा पार्शियल साइन हम दें उतना ही ज़्यादा कम मैग्नीट्यूड वाला वो चार्ज होगा। मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव में कौन चार्ज अधिक है? पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला। जितना ज़्यादा पार्शियल बढ़ाते जाएंगे वो उतना कम होता चला जाएगा। अब ये क्या करता है? इसको डिस्टर्ब कर देता है। ये क्या करता है? इसको डिस्टर्ब कर देता है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते ये प्रभाव ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन देखिए बिल्कुल बीचों बीच। समझ रहे हैं आप? तो इस सब को डिस्टर्ब कौन कर रहा है? क्लोरीन। यदि हम इसको बाहर निकाल दें यहां से, यदि जैसे ही हम इसको कट करेंगे, ये जितना चार्ज देख रहे हैं ना आप, एक बैग लगेगा कि गायब हो गया। जैसे स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आ जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट चली जाती है। जैसे ही इसको मिटाएंगे अपने आप वो खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक कचरा जो है वो पूरा सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो इस कचरा को निकालेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। ये प्रेरणा हमको दे रहा है, नहीं दे रहा है? प्रेरणा रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसलिए इसको प्रेरणिक प्रभाव नहीं बोलते हैं। नाम है प्रेरणिक प्रभाव, ये तो हम अपना मन से समझाने लगे इसलिए इसको प्रेरणिक कहते हैं। सुनिए अब, प्रेरणिक प्रभाव इसलिए नाम है कि क्लोरीन से ही ना प्रेरणा लेकर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ भागा है, इसलिए इसका नाम प्रेरणिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट। सुनिए अब यह इफेक्ट 3 से 4 परमाणु तक होता है, 5वां के बाद ये ऑलमोस्ट समाप्त हो जाता है। और यह सब होता है किसी ऐसे परमाणु के कारण जो या तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता प्रदर्शित करता है या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता प्रदर्शित करता है। एक होगा जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एक होगा जो इलेक्ट्रॉन को धकेल देगा, धक्का मुक्की करते रहेगा। इसी कारण से ये इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है। एक होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और एक होता है ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंडिकेट किया जाता है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट्स। समझ गए आप? इसको छापिए। दिया रे 4 को पार्शियल पॉजिटिव।
नीचे एरो दीजिए और लिखिए। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहेंगे? कुछ ऐसा परमाणु या परमाणु का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है, हम कहेंगे कि उसी में प्लस आई इफेक्ट है। और कुछ ऐसा परमाणु या समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, हम कहेंगे कि उसी में माइनस आई इफेक्ट। लिखेंगे वह परमाणु या परमाणु का समूह, वह परमाणु या परमाणु का समूह जो आबंधित इलेक्ट्रॉन को, वह परमाणु या परमाणु का समूह जो आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलता है, अपने से दूर धकेलता है, उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है। उसमें प्लस आई इफेक्ट मतलब प्लस आई प्रभाव होता है। दूसरा लिखिए, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। नीचे एरो दीजिए और लिखिए, वह परमाणु या परमाणु का समूह, वह परमाणु या परमाणु का समूह जो आबंधित इलेक्ट्रॉन को, वह परमाणु या परमाणु का समूह जो आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है, उसमें माइनस आई प्रभाव होता है। उसमें माइनस आई प्रभाव होता है। अब ध्यान से सुन लीजिए आप, दुनिया में चार एक वैसा चीज है जिसमें प्लस आई प्रभाव होता है, और उस चार चीज में पढ़ना आपको मात्र एक गो चीज है, वो हम बताएंगे ना आगे। बाद बाकी सब में निगेटिव इफेक्ट होता है। नीचे नोट करके ये बात लिख लेंगे, लिखेंगे एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। एल्काइल ग्रुप O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस तथा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जानते हैं आप कि नहीं? हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है। ड्यूटेरियम कहें या इसी को H12 भी कहा जाता है।
हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 1 हाइड्रोजन कहलाता है। परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 2 ड्यूटेरियम कहलाता है। परमाणु संख्या 1, परमाणु भार 3 ट्राइटियम कहलाता है। हम दूसरे की बात कर रहे हैं जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार 2 होता है। ड्यूटेरियम कहें या हाइड्रोजन 1 2 कहें, इसी को ड्यूटेरियम बोला जाता है। को छोड़कर बाकी सभी में माइनस आई इफेक्ट होता है। तभी इस चार्गो में कौन चीज होता है? प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होता है। लिख लिया? लिख लो प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में, मतलब एल्काइल हैलाइड नहीं, सॉरी, एल्काइल ग्रुप में। इससे कम होता है 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप में। ईयर पूछा ना कि 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं, मुहमा फुला देंगे, एकदम मार के सोह देंगे, लाल पियर हरियर सब कर देंगे। 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप। और सबसे कम होता है मिथाइल ग्रुप में। एक दो लाइन बस और है, ज्यादा नहीं। अच्छा जरा बताइए तो, फ्लोरीन और क्लोरीन में आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? क्या है? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसमें बताइए तो, फ्लोरीन और NO2 में होना चाहिए फ्लोरीन का, लेकिन होता किसका है? NO2 का। रीजन ये है कि यहां पर अकेला फ्लोरीन खींचेगा और यहां पर नाइट्रोजन और दोनों ऑक्सीजन मिलकर ना खींचेगा। यदि यह दुनिया का सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है तो यह दोनों भी तो दुनिया का दूसरा और तीसरा अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ पर अकेला खींचेगा, यहाँ पर 3 को मिल के खींचेगा, तो ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन के खींचने का, वह NO2 के केस में ज़्यादा होता है और F के केस में कम होता है। इट्स ऑल अबाउट बेसिक ऑर्गेनिक। कल से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 12th का, नाम है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स। अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है, कल से डायरेक्ट हम आने के साथ ही काम स्टार्ट करेंगे। और कुछ ज़रूरी सूचना जो क्लास में आके पढ़ते हैं उनके लिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.